सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पे मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं और साथ में फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाएं। तो हम अब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं अपना क्लास 12 की फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें वही हमारा टॉपिक है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लें और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा। तो ये हमारा आज पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि व्हाट इज द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट वाज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हम ये वाला डेरिवेशन प्रूफ करेंगे अपना, तो हमें बस एक या दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है और वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, F=QE। ठीक है, दूसरी बात हमने क्लास 11th में पढ़ी थी कि टॉर्क क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर देता है वो उसका ना, लीनियर मोशन से किसको कन्वर्ट करता है वो रोटेशनल मोशन के अंदर एक फिक्स एक्सिस पे चीजें घूमने लग जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक बॉडी पर फोर्स लगेगा और जहां उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वहां से उस वाले फोर्स तक की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ पॉइंट वेयर the dipole is fixed and the another point is where the force is happened या where the force is applied। तो हमें बस इन दो कंसेप्ट का अपना ध्यान रखना है। तो आइए समझते हैं हमारा डेरिवेशन क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ होगा और नेगेटिव चार्ज कहीं यहाँ होगा। तो मैं अपने इमेजिनरी तरीके से क्या मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ क्या होगा, मेरा नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैंने इसके अंदर कोई भी डाइपोल रख दिया, क्या रख दिया, एक डाइपोल रख दिया, तो उस डाइपोल के अंदर कितना टॉर्क लगेगा। अच्छा, डाइपोल के अंदर जो टॉर्क लगेगा वो डिपेंड भी करेगा कि वो किस वाले एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा डाइपोल इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो अगर वो इस तरीके से इंक्लाइंड होगा तो ऑब्वियसली बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रखा होगा। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो क्या बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इस तरफ चल रही है और डाइपोल हमारा इस तरीके से, तो कितना एंगल बन गया, थीटा। अभी थीटा एंगल है किसके बीच से एंगल है, इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 12। Q इंटू मतलब चार्ज ऑफ अ डाइपोल इंटू लेंथ ऑफ अ डाइपोल। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा। अब हमने इसका थीटा निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब आप एक बार बताओ, इस तरफ सारा पॉजिटिव है, इस तरफ सारा नेगेटिव है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो अट्रैक्ट होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे कि इसको कौन खींच रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर फोर्स चलेगा F=- माइनस का QE चलेगा, F=- का QE। इस वाले पॉइंट की बात करें, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको कौन अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, F=QE। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक फोर्स है F=+ का QE, एक फोर्स है F=- का QE। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। F=QE का मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में है। अगर F=- का QE आया तो उसका मतलब है कि जो हमारा फोर्स है वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ है तो हमारा फोर्स कहाँ होगा, इस तरफ। वो हमें दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो फोर्स का है हमारा इस तरफ। हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि अगर दोनों ही फोर्स इस तरफ हो जाते तो क्या होता है, डाइपोल चलता ही नहीं और डाइपोल रोटेट ही नहीं होता, तो ना ही उस पर टॉर्क लगता। तो जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव है फोर्स और ये पॉजिटिव फोर्स है, जिसकी वजह से डाइपोल में क्या आएगा, एक टॉर्क। क्या आएगा, टॉर्क। तो अगर मैं इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं इन दोनों के बीच की, तो अपना काम बन जाएगा। क्योंकि एट लास्ट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू F है, F की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, या तो -QE होगी या फिर +QE। लेकिन मैं क्या मान के चलूंगा, अपना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, केवल QE। ठीक है, तो F की वैल्यू मुझे पता चल गई है, वो क्या है, QE। अब मुझे इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा कि एक इमेजिनरी लाइन खींचूंगा इस तरीके से। ठीक है, जो किसके परपेंडिकुलर होगी, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी मैंने इस तरीके से। अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को नापने में सफल हो जाता हूँ, सक्सेस हो जाता हूँ, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी इन दोनों के फोर्स के बीच की। ठीक है, अब देखो कैसे नापते हैं। मान लीजिए थीटा है, थीटा किस तरफ बंद होगा, इस तरफ, तो यहाँ क्या आएगा 12 cos थीटा, और खुलेगा कहाँ, इस तरफ, तो ये क्या आ गया 12 sin थीटा। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो आप इनका याद कर लो। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊँ sin थीटा, क्या लगाऊंगा, sin थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इस वाली ब्रांच को मैं ए बी मान लूं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लूं, तो चलो ए बी हो गई, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी मेरी 12। तो इस ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी 12 sin थीटा। ठीक है, ये था बहुत बेसिक तरीका। लेकिन अगर आप जल्दी रिजोल्यूशन करना चाहते हैं इनका एंगल्स का, तो आप एक बात ध्यान रखिए,
थीटा एक एक्सिस पे बंद होता है, एक एक्सिस पे खुलता है। जिस भी एक्सिस पे थीटा बंद होगा वो क्या होगी, cos थीटा, और जिस भी एक्सिस पे थीटा ओपन होगा वो क्या होगी, sin थीटा। थीटा इस वाली एक्सिस पे बंद हो रहा है नीचे की तरफ, तो क्या आएगा 12 cos थीटा। थीटा वाई एक्सिस पे खुल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 12 sin थीटा। तो कहने का मतलब हमें इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुकी है, जिसकी वैल्यू क्या है 12 sin थीटा। अब हम इस वाली वैल्यू को इस वाली जगह पे पुट करेंगे तो हमने एक बात नोटिस करी क्या, कि Q इंटू 12 मुझे यहाँ मिल गया। Q इंटू 12 क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, हमने पढ़ रखा है। E की वैल्यू E आ गई, sin थीटा की वैल्यू sin थीटा आ गई, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, PE sin थीटा, क्योंकि क्या बन गया हमारा P, E की जगह E आ गया और sin थीटा की जगह sin थीटा आ गया। अब जब हम कभी साइन ले रहे हैं, है ना, साइन का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, साइन इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो फिर इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है टॉर्क की, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है मीटर। तो द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके बाद हम एक और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो ये होगा कि मान लीजिए हमारा टॉर्क निकल गया, टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा। जो टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा है, तो इसका मतलब टॉर्क पी पे डिपेंड कर रहा है, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास दोनों ही चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और डाइपोल मोमेंट भी है, तो क्या हमेशा मेरा टॉर्क निकलेगा, या फिर इसकी वैल्यू कुछ निकलेगी, या कभी कभी जीरो भी आ सकती है। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं अपनी, कि मेरे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है और टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब होती है। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम का मतलब कि भाई साइन की वैल्यू क्या बन जाए 1, साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाए 1। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है तो हमें पता है साइन 90 पर ही ऐसा हो सकता है, और अगर नहीं 90 पे हो रही है तो उसका मतलब पी और ई के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। तो अगर मेरा पी और ई आपस में परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये डाइपोल ना ऐसे रखा गया था, ऐसे करके, ये डाइपोल अगर ऐसे रखा हुआ होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ चलती, तो ये परपेंडिकुलर का एंगल बनाता, और जिसके हिसाब से टॉर्क क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या निकलती, पी इंटू ई। ठीक है, दूसरे वाला हम क्या मान के चलते हैं, मिनिमम। अब देखो मिनिमम में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आप सोच रहे हैं माइनस, तो माइनस का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है, पर उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन का मतलब भी होना चाहिए। अगर टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका मतलब मिनिमम नहीं है, वो क्या है कि वैल्यू तो कुछ ना कुछ है पर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हमारा टॉर्क 0 कर दे, हम टॉर्क को क्या मान लें 0, तभी तो ऐसा होगा कि हमारा टॉर्क सबसे क्या होगा, सबसे कम। तो ऐसा कब होगा, जब साइन की वैल्यू क्या होगी 0, साइन की वैल्यू क्या होगी 0, और साइन 0 पर ही 0 होता है। 0 का मतलब द एंगल बिटवीन पी एंड ई इज 0। अगर ऐसा हुआ तो दो ही केस बनते हैं, या तो पी और ई आपस में पैरेलल होंगे, या फिर पी और ई आपस में एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होगा, मान लीजिए कोई चीज इस तरफ से आ रही है और कोई चीज इस तरफ से जा रही है, ये है तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल, पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मान लीजिए ये भी चीज इस तरफ जा रही है और ये भी चीज इस तरफ जा रही है, ये अब पैरेलल है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो इन दोनों केस को देखते हुए हम एक चीज बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस डाइपोल पर नेट फोर्स तो हमारा 0 निकलेगा, पर स्टेबिलिटी कहाँ होगी और स्टेबिलिटी कहीं नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पास ही पास होना है, बस आपको 50 से ऊपर नंबर चाहिए। तो अगर आप 50 से ऊपर नंबर ले आए तो आप अनस्टेबल में हो गए, आप पास तो हो गए, लेकिन आपको अपना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया कि मैं और अच्छे स्कोर कर पा सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आपके 90 मार्क्स आए तो यू आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप पास भी हो गए, नंबर भी अच्छे आ गए, तो इसका मतलब अब आपके अंदर आप सेटिस्फाइड हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो हाँ मैंने जो मेहनत करी थी उसका मुझे फल मिल चुका है। तो सेम ये भी केस होता है। इसमें क्या होता है, अगर पी और ई आपस में पैरेलल है, पी और ई आपस में क्या है पैरेलल, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, तो टॉर्क की वैल्यू क्या निकलती है 0, तो पी एंड डी आर इन द सेम डायरेक्शन। दूसरी बात, अगर थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो उसका मतलब वहां पे भी साइन 180 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू दोबारा 0 निकलेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि पी और ई अपोजिट में पी और ई क्या होंगे, आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब अगर पी इस तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अब ऐसा करने से हम इसको अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, देखो मेरे पास ये स्टिक है, एक जना इस स्टिक को इस तरफ से पकड़ के खींच रहा है, एक इस तरफ से पकड़ के खींच रहा है। अगर दोनों एक साथ खींचेंगे तो ये स्टिक यहीं रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि एक जना जो है, एक पर्सन इसको इस तरीके से पुश कर रहा है और एक जना इसको इस तरीके से पुश कर रहा है, तो अगर दोनों इसे पुश करेंगे तो इस तरीके से रहेगा, भले इनका नेट फोर्स 0 आएगा, लेकिन क्या रहेगा, इस तरीके से अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा। अगर ये अपनी अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कभी ये ऐसे रोटेट हो गया, तो ये ऑब्वियसली बात है कैसे आ जाएगा दोबारा से अपनी इस वाली ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसलिए हम कभी भी जब हमारा पी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भले ही वहां इक्विलिब्रियम बन जाए, इक्विलिब्रियम कैसे बन सकता है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, और वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो अनस्टेबल में भी अपोजिट है तो स्टेबल में भी अपोजिट है, लेकिन वो क्या है कि वो जस्ट ऐसे जा रहे हैं, आउटेड, दोनों बाहर निकल रहे हैं, और ये क्या दोनों एक तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अनस्टेबल और ये क्या है, स्टेबल। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है कि हम टॉर्क की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इक्वल्स टू पी साइन थीटा। सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।